आज हमारा टॉपिक है यानी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरली यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अगर वो पहचान में आपको नहीं आता है तो क्योंकि वहाँ पे वेरियस मेथड है तो उसमें फिर यानी कि ये पता नहीं लगता कि कौन सा मेथड लगा है। मैं इस वक्त यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें शॉर्टली LDP भी कहा जाता है। आप समझ में यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें dy बाई dx लिखा है, यहाँ पे p लगा रखा है, y है, pq है। आप ये देख पा रहे हैं कि यानी कि जो y का ऑप्शन वो p है और इधर साइड में जो लिखा हुआ आपका q है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर जो वेरिएबल लिखा है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो आपका p का आएगा। यहाँ पे p और q x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट वैल्यू होगी, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे जो x लिखा है उसके फंक्शन होंगे। ये x है तो यहाँ पे x के टर्म में होगा, ये भी x के टर्म में होगा, या कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये याद रखना जरूर, काफी इजी। और जो y यहाँ लिखा है वो यहाँ पे देखना और उसके साथ क्या है वो आपका p क्या है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलिए, यानी कि IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टूडेंट को हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या मतलब है कि आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सीधी इंटीग्रेट नहीं हो पाती, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वो सीधी इंटीग्रेशन की जा सकती है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकाल दीजिए। फॉर्मूला आपका ये रहेगा, तो सॉल्यूशन के लिए y into IF लिखें, एक इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएं, q को यहाँ पे लिखें और जो आपका IF आया वो यहाँ पुट कर दें, यही आपका आंसर हो जाएगा। पर कभी कभी आपकी इक्वेशन dy बाई dx बनेगी और वो dx बाई dy में है, यहाँ पे p1 है, x है, यहाँ पे q1 है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, तो यहाँ पे जो x लिखा उसका कोएफिशिएंट यानी कि p1 क्या आएगा, और ये p1 y के टर्म में होगा और q1 भी y के टर्म में होगा, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। जो चीज वहां पे थी उसकी थोड़ी उल्टी। अब इसमें भी आपको यानी IF फाइंड करना है, e पावर यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को देखना है, वहां पे y के कोएफिशिएंट को, तो यहाँ पे या आपका p1 है और dy जो नीचे लिखा है इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। यहाँ पे नीचे लिखा dx है उसके रेस्पेक्ट में यानी x के रेस्पेक्ट में, तो आपको भूलना नहीं। अब आपका इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, वह y into IF लिखा, यहाँ पर आपको x into IF लिखना होगा। फिर एक इंटीग्रेशन के अंदर आपको q1 लिखना है और into IF, और यहाँ पर वहाँ पे आपका dx था, यहाँ पे dx था, यहाँ पर dy होगा। ये आपको ध्यान रखना, अगर ये ध्यान है तो आपका सवाल सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर कुछ यानी कि इस पर डिफाइन क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरे पास dy by dx y tan x माइनस यानी कि 2 sin x लिखा है। इस तरह के सवाल की सबसे बड़ी क्या खासियत है, सबसे बड़ी खासियत बेटा ये है कि आपके पास 1 2 3 टर्म होगी। टर्म कितनी होगी, 3 टर्म, और 3 टर्म के अंदर ये आपके y सिंगल आएगा। ठीक है, टर्म को काउंट कर ले, सिंगल y आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल x की टर्म होगी। बात समझ में आपको, वहां पे सिंगल y की टर्म है, यहाँ पे सिंगल x की टर्म, ये ध्यान रखना। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये चेकआउट करें कि सिंगल y कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए। ट्रांसफर कर लिया और ये यहाँ पे लिख दिया। अब आपको जैसे बताया कि मुझे p देखना है, तो y का जो कोएफिशिएंट है, तो y का जो कोएफिशिएंट माइनस 10x है वो मेरा यानी कि p हो जाएगा। तो आपका IF निकालें, e पावर p dx, p की जगह वैल्यू पुट कर ली। अब यानी कि माइनस 10x का माइनस log cos x होता है, तो आपने log cos x लगा लिया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 10x का आपने इंटीग्रेशन लिख दिया, मगर e पावर m होता है, तो ये e पावर log cos x हो जाएगा। अब आपने इसका IF फाइंड कर चुके हैं। आपका फॉर्मूला है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q लगाना होता है और इंटीग्रेशन लगाना होता है कि q, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ हमेशा आपका q कहलाएगा। यहाँ पे आपके पास इस वक्त क्या लिखा है, ये q लिखा हुआ है, तो आप ये जो वैल्यू है वो आप यहाँ लिखते हैं और IF जो आपने निकाला वो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों चीजें इंटीग्रेशन के अंदर होगी, मगर 2 sin x cos x को sin 2x कर सकते हैं। sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c बन। उसके बाद यानी कि यहाँ पे y cos x हो गया, ये 1/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे और भी ये एक प्रॉब्लम है, इसे देखना चाह रहे हैं। इसमें यानी कि वापस ये हो गया डिवाइड बाय x g by x। मैं अगर उससे कंपेयर करूं तो जो y के साथ है वो मेरा p क्या रहेगा, मेरा IF फाइंड कर रहा हूं e पावर 3
dx इसके रेस्पेक्ट में होगा। अब आपके पास ये e पावर 3x हो गया। सोल्यूशन लिखने के लिए y लिखना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू लगाएं, इंटीग्रेशन के अंदर आप लिखें q, आपका q इस वक्त क्या है x है और आपका f क्या है e पावर 3x है। अब इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करें तो यानी कि फर्स्ट फंक्शन या आपका सेकंड ले लिया, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये ले लिया। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे y इनटू e पावर 3x चल रहा है, या 1/3 आपका x e पावर 3x है, e पावर 3x का e पावर 3x by 3 होगा, 3 पहले से है तो ये 9 हो गया प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको यानी कि मुश्किल क्या है, अगर पहले से इसी फॉर्म में अरेंज कर रखा है तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अरेंज कर रखा है ऐसा सा लेफ्ट राइट है तो वो चेकआउट कर लें कि वो सिंगल बाई वाली है। अगर उसमें उस टर्म में माना कि सिंगल बाई आ रहा है तो वो हमेशा डिवाइड बाई x में बनेगा, तो स्टूडेंट डिवाइड बाई x को बनाने की कोशिश करें, और अगर सिंगल x आ रहा है तो dx बाई डिवाइड में बनाने की कोशिश करें। स्टूडेंट हैव टू, अगर वो पहले से इस फॉर्म में लिखा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये बिखरा हुआ है ऐसा लेफ्ट राइट है तो स्टूडेंट क्या करेगा, पहले डिसाइड करेगा यार इसमें सिंगल x आ रहा है या सिंगल y आ रहा है, तो वो अगर माने कि उसमें सिंगल y आ रहा है तो वो डिवाइड बाई x में बनाएगा, और उसमें सिंगल x आ रहा है तो यानी कि वो किस में बनाएगा, dx बाई डिवाइड में बनाएगा। अगर ये आपका नॉलेज नहीं है तो फिर आप इससे नहीं कर पाएंगे, और अगर पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो आपके लिए करना काफी आसान है। मेरे हिसाब से आप इससे कॉप अप कर पाएंगे। थैंक यू।